हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कि हमारा डेटा एक्चुअल में कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सा डेटा हीप में जाएगा, कौन सा डेटा हमारा स्टैक में जाएगा। तो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और कैसे हम इफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज करेंगे ये भी चीज हम देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि मेमोरी होती क्या है, कौन सी मेमोरी होती है, हमारे सिस्टम में कितनी टाइप की मेमोरी होती है। तो आपको तो पता ही होगा, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि हमारे सिस्टम में दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी एसएसडी या हार्ड डिस्क, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो ये हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी, एसएसडी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना होगा जब भी आप कंप्यूटर परचेस करने गए होगे कि यार इस कंप्यूटर में 16 GB रैम है, 512 GB एसएसडी है, या फिर 16 GB रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो ये चीज आपने सुनी होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि 512 GB और 16 GB में कितना डिफरेंस है। मतलब जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एसएसडी रहती है ये हमारी होती है परमानेंट स्टोरेज। मतलब यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, और जो हमारी रैम होती है वो होती है हमारी टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी, जैसे आपने डेटा, आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, और उसको आपने सेव कर दिया तो आपका सेव कहाँ पे हो जाएगा, वो एसएसडी में जाके सेव हो जाएगा परमानेंटली, क्योंकि आपने उसको सेव कर दिया है। तो अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो आपके कंप्यूटर को तो वो जो फाइल है वो आपकी उड़ेगी नहीं। मतलब जब आप वापस से रीस्टार्ट करोगे कंप्यूटर को तो वो आपको वहीं पे मिल जाएगी, मतलब सेव्ड है वो फाइल एक्चुअल। लेकिन अगर आप बीच में काम कर रहे हो लेकिन आपने सेव नहीं किया तो उस टाइम पे वो जो वर्क हो रहा है वो रैम में हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगर आपका जो लैपटॉप है वो स्विच ऑफ हो गया तो वो डेटा उड़ जाएगा। तो रैम हमारी इस तरीके से हो गई टेम्पररी स्टोरेज। अब एसएसडी, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोग्राम है वो इधर पे सेव्ड है, ठीक है। अब वो इधर पे सेव है तो अब क्या होगा, जब अगर सीपीयू को उस प्रोग्राम की जरूरत है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू चाहता है कि वो प्रोग्राम, ये वाले प्रोग्राम को चाहता है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा आएगा रैम में, ठीक है, इसको हम लेके आएंगे रैम में। फिर इसके बाद ये रैम से जाएगा हमारे सीपीयू के पास, रैम से इसको ले जाया जाएगा कहाँ पे, सीपीयू के पास। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे सीपीयू के पास। अब यहाँ पे रन होगा और जो भी और भी रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर, या फिर रिजल्ट वगैरह जो भी है वो सीपीयू हमें यहाँ पे रैम में भेज देगा और फिर वो अपडेट होगा इधर, ठीक है। अब ये चीज आपको एकदम, मैंने ये ओवरव्यू टाइप दिया है, ऊपर ऊपर से आपको बताया कि कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। अब आप बोलोगे कि डायरेक्टली ये परमानेंट, मतलब एसएसडी से डायरेक्टली सीपीयू में क्यों नहीं चला गया, क्योंकि ये स्लो हो जाती है। एसएसडी हमारी क्या रहती है, स्लो होती है, इस वजह से ये स्लो हो जाती है। लेकिन हमारी जो रैम रहती है वो क्या रहती है, फास्ट होती है, इस वजह से हम इसको यहाँ करते हैं। और भी बहुत से रीजन होते हैं ऐसा क्यों होता है, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ोगे तब यह चीज आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगी, ठीक है। और ये सब काम कौन करता है, यहाँ से ये उठा के लाना, ये सब रखना, ये सारी चीजें मैनेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हमारा डेटा यहाँ स्टोर होता है, फिर उसको यहाँ लाके रन किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर हमको रन करनी होगी तो उसको पहले हमें रैम में लाना होगा। अब यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये हमारी रैम है, ठीक है, ये हमारी रैम। अभी के लिए हम इसको 16 बाइट की रैम मानते हैं, ठीक है, ये 16 बाइट की रैम है। तो अब हमने क्या किया, हमने जैसे अभी आप जावा स्क्रिप्ट को दिमाग से निकाल दो, हम जावा स्क्रिप्ट को लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक नॉर्मल एक आप सिनेरियो है वो चीज समझो, ठीक है। अब आपका a इक्वल टू क्या हुआ, 10 है, ठीक है। तो ये मेमोरी में जाके कहीं तो हमारा 10 स्टोर हो गया। अब आपने लिया b इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब कहीं पे आपका जाके 17 स्टोर हो गया।
अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने किया कि आपने a को बना दिया 17, ठीक है। तो a पहले क्या था 10 था, तो आपने देखा 10 यहाँ पे, इसको आप क्या बना दो 17 बना दो, ये भी 17 आपने बना दिया। अब इससे क्या हुआ, आपके यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17। अब आपने बोला कि b को आप बना दो फॉर एग्जाम्पल 25 बना दो, आपने b को बोला यार b को 25 बना दो। तो अब आप देखोगे b पहले क्या था 17 था, लेकिन 17 तो यहाँ पे भी है और 17 तो यहाँ पे भी है, फिर हम किस 17 को रिप्लेस करके 25 बना दें, कौन सा वाला 17 हमारा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी एड्रेस के कंसेप्ट को यूज करके। इसका मतलब मेमोरी में हर बाइट का एक एड्रेस होता है, मतलब अगर ये हमारी रैम 16 बाइट की है तो इसमें 16 एड्रेस होंगे, ठीक है। तो कैसे एड्रेस होंगे वो चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाई हमारी रैम, ठीक है, ये 16 बाइट की हमारी रैम है। अब यहाँ पे क्या होंगे, हमारे एड्रेस होंगे, ये हमारी 16 बाइट की रैम है, हमने इसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे 16 क्या बन गए, 16 बाइट्स बन गई है हमारी, ये 1 2 3 आप काउंट करोगे तो टोटल 16 हमारी बाइट्स होगी। अब हर बाइट्स का एक एड्रेस होगा, मान लो ये वाला जो है इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 15 तक आया। तो ये हमारे टोटल 16 बाइट्स थे, इनका एड्रेस होगा। अब आपने क्या किया, अब आपने a इक्वल टू 1 लिया, और अब आपका a जो है वो कहाँ पे स्टोर है, a का एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 3, थर्ड पे हमारा a स्टोर है। फिर इसके बाद आपने b को डिक्लेयर किया, b को कर दिया 7, और आपने इसको फॉर एग्जाम्पल 10th पे स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे आपने 10th पे 7 को स्टोर कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने कहा कि a को आप जाके बना दो 7, तो आपने देखा a कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, a हमारा थर्ड पे स्टोर है, थर्ड पे जाके आपने इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया 7 बना दिया। अब आप देखोगे, अब आपने बोला कि b जो है उसको आप बना दो 17, तो अब देखो 2 7 है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है b कौन से बॉक्स पे स्टोर है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है, b हमारा 10th एड्रेस पे स्टोर है। तो हमने 10th एड्रेस पे गए और हमने जो भी डेटा था उसको चेंज कर दिया 17 से। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। हमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एड्रेस का कंसेप्ट यूज किया और इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये जो एड्रेस रहता है ये एक्चुअल कंप्यूटर में इस तरीके से नहीं रहता, एक्चुअल कंप्यूटर में हमारा जो रहेगा जैसे 001 के फॉर्म में रहता है ना, 0001, ठीक है, फिर 0010 इस तरीके से रहेगा 1111 तक, ठीक है। ये हमारे टोटल 16 एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम देखें कि हमारा ये 16 बाइट था, 16 बाइट था, तो 16 एड्रेस बनाने के लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत रहेगी, ये हमारी एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, इनको बोलते हैं हम बिट, ठीक है। तो कितनी बिट्स की जरूरत पड़ी हमको, यहाँ से टोटल ये 16 बन गए, कितनी बिट की हेल्प से, 4 बिट्स की हेल्प से। मतलब जब हमें 16 एड्रेस बनाने थे तो हमें कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें लगी 4 बिट्स, और ये 4 बिट्स आया कहाँ से, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, समझ गए। तो हमें 4 बिट की जरूरत पड़ी, मतलब अगर हमें 32 बाइट की हमारी मेमोरी है, हमें 32 एड्रेस चाहिए, तो 32 को आप 2 की पावर में कैसे लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर में 2 की पावर 5, तो इसका मतलब आपको 5 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको बोल दिया 64 बाइट की आपकी मेमोरी है और आपको 64 एड्रेस बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, इस 64 को करोगे 2 की पावर में चेंज, तो 2 की पावर हमारा कितना होता है, 8 होता है 64, है ना, 2 की पावर 8 ही 64 होता है ना, नहीं 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 8 तो 256 हो जाता है, ठीक है, 2 की पावर 6 होता है हमारा, 2 की पावर 6,
तो इसका मतलब हमें 6 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी 64 एड्रेस बनाने के लिए। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे बिट्स से हम एड्रेस बनाते हैं और कितनी बिट्स हमें रिक्वायर्ड रहती हैं, कैसा कैसा आपने देख लिया। अब आप देखोगे, अब हमने ये तो ओवरव्यू जो था वो ले लिया कि कैसे क्या हमारी स्टोरेज होती है और कैसे क्या एड्रेस होते हैं, वो सारी चीज डिस्कस कर ली। अब हम कंसेप्ट पे आते हैं स्टैक और हीप के। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैक एंड हीप, इसके बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो रैम रहती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। ये हमारी हो गई रैम और ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक होता है हमारा स्टैक और एक होता है हमारा हीप। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल हमारा स्टैक और ये हो गया हमारा हीप। अब अगर आपको स्टैक के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ स्मॉल में आपको स्टैक के बारे में बता देती हूँ। स्टैक का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, आपने देखा होगा रिंग्स का स्टैंड होता है। तो ये हम इस तरीके से हमारा रिंग स्टैंड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिंग्स को डालते जाते हैं। लेकिन अब अगर आपको ये वाली रिंग निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाली रिंग निकालनी पड़ेगी, फिर आपकी ये वाली रिंग निकलेगी। इसका मतलब आपने लास्ट में कौन सी रिंग डाली थी, आपने लास्ट में ये वाली रिंग डाली थी, ठीक है। तो पहले बाहर क्या निकलेगा, पहले बाहर भी फर्स्ट आउट, पहले बाहर भी यही वाली रिंग निकलेगी। मतलब जो लास्ट में अंदर गई है, जो लास्ट में अंदर गई है वो ही हमारी पहले बाहर निकलेगी, फर्स्ट आउट, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टैक होता है। तो स्टैक हमारा क्या फॉलो करता है, लीफो फॉलो करता है, लीफो। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने सुना होगा ये चीज, तो अगर आपने पहले कहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो आपने सुना होगा कि जो हमारे डेटा टाइप्स में जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं। तो कंसेप्चुअली ये चीज सही है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया a = 10। तो यहाँ पे हमारा a जो है हमने स्टैक में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a = 10 यहाँ पे स्टोर हो गया। इसके बाद हमने ये जो है इसकी मेमोरी लोकेशन हमने ले ली, फॉर एग्जांपल 000। इसके बाद हमने b बनाया, b को हमने स्टोर कर दिया। b का जो नंबर था हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 40। तो b में हमने 40 को स्टोर कर दिया, ठीक है। इसकी लोकेशन हो गई 0001। फिर इसके बाद हमने लिया एक c और c को हमने कर दिया 17। तो c हमारा आ गया 17, हमने स्टोर कर दिया यहाँ पे और इसकी मेमोरी लोकेशन हो गई 0010। अब अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हम ये मान रहे हैं स्टैक जो है ये हमारा एक बाइट को स्टोर कर सकता है और हम ये मान रहे हैं कि जो नंबर है हमारा वो 1 बाइट का है, अभी ये मान रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक d करके और उसमें हमने ले लिया यहाँ पे सैम, ये स्ट्रिंग है। तो अब ये हमारी 1 बाइट है, ये ले रही है 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये तो ये यहाँ पे तो स्टोर हम नहीं करेंगे, इसको हम स्टोर करते हैं यहाँ पे हीप में। अब आप बोलोगे कि स्ट्रिंग तो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है और प्रिमिटिव डेटा टाइप तो हमारा स्टैक में स्टोर होता है, लेकिन आप हीप में क्यों स्टोर कर रहे हो? तो हीप में हम स्टोर कर रहे हैं एफिशिएंट वे के कारण। मतलब जो अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के इंजन है जैसे कि V8 इंजन, वो उधर पे क्या होता है कि जो हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे स्टैक में स्टोर होते ही नहीं है। स्टैक सिर्फ हमारा एड्रेस को स्टोर करता है, रेफरेंस को स्टोर करता है, बाकी हमारे हीप में स्टोर होते हैं। चलो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, d = इसका जो भी एड्रेस हो, इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल आप मान लो 10000। तो यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर होगा जो इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर होती है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारा स्टैक रहता है उसकी साइज हमारी फिक्स्ड रहती है, हीप की फिक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एड्रेस है, तो इस तरीके से एक्चुअल में मेमोरी इस तरीके से थोड़ी ना एक के ऐसे ऐसे स्टोर करती है स्टैक में। एक्चुअल में मेमोरी में क्या होता है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये है रैम, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ले लिया। स्टैक में क्या होगा, स्टैक में हमारे इस तरीके से
रैम हमारी इस तरीके से स्लॉट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है। 16 GB की रैम ही ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे 16 एड्रेस हुए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो स्टैक है उसमें क्या हमने स्टोर किया, स्टैक में हमने जैसे ये स्टोर किया, तो ये कैसे स्टोर होगा, पहले 10, फिर 40, फिर 17 और फिर हमारा यहाँ पे 1000 जो हमारा एड्रेस है वो स्टोर होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक के बाद एक के बाद एक स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो स्टैक क्या फॉलो करता है, ये रूल फॉलो करता है। और इसके बाद अगर हमारा मान लो यहाँ से हमने 40 को निकाल दिया तो ये स्पेस हमारा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम कोई भी चीज स्टोर करेंगे तो यहाँ स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टोर करना उसको चालू करेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेम चीज, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये स्टैक का हमने देखा, हीप में क्या होता है, हीप में फॉर एग्जांपल ये हमारी हीप के लिए हमने बनाया, ठीक है। तो हीप में अगर हमें सैम को स्टोर करना है, ठीक है, पहले तो हमने मान लो ये कोई हमने अगर हीप में स्टोर करना है, मान लो हमने 10 को हीप में स्टोर करना है, तो हम हीप में ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, मैंने बताया था ना अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो हीप में हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 को यहाँ स्टोर कर दिया, 20 को यहाँ स्टोर कर दिया, 17 को यहाँ पे स्टोर कर दिया और 53 को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब आया कि आपको सैम को स्टोर करना है। अब ये हमारी एक एक बाइट है, हम सैम को कैसे स्टोर कर सकते हैं, SAM यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मान लो हमने इसको चेंज कर, ये हमारा B इक्वल टू सैम था, फिर हमने B इक्वल टू SAME कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमें E रखने की तो ज्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम पहले 4 स्पेस खाली ये ढूंढ लिए हमने, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारी इस तरीके से ये हमारा स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हीप में हमारा काम चलता है। और इनके एड्रेस जो रहेंगे वो हमें पता है, जैसे इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमारा क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, 5 मतलब 0 1, पहले इसका तो 0 0 0 था क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अब इसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, 0 1 0 1 कर देंगे क्योंकि ये 5th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम और समझें तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं मेमोरी हमारी वापस से, तो यहाँ पे हो गई हमारी स्टैक और ये हो गई हमारी हीप, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली स्टोर कर रहे थे। तो अब इस डायरेक्टली स्टोर करने में दिक्कत क्या आ रही होगी, अगर जैसे हमने यहाँ पे A को 10 स्टोर किया, A को 10 स्टोर किया। अब जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर आप A को 10 स्टोर किया और आपने क्या किया, A को अगर आपको वापस से करना है 20, तो यहाँ पे क्या होगा, A आपका 10 था लेकिन यहाँ पे नई मेमोरी लोकेशन बनती है जावा स्क्रिप्ट में और फिर आपका A उधर पे पॉइंट करने लगता है। तो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका A बनेगा वापस से और वो आपका 20 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये वाली चीज हट जाएगी। अब इसकी नई मेमोरी लोकेशन इसको मिल जाएगी 0 0 फॉर एग्जाम्पल 1 0, सॉरी यहाँ पे 1 0 हटाते हैं, ये इसकी मान लो A की न्यू लोकेशन है। तो अब आपको प्रोग्राम में हर जगह जहां जहां A होगा वहां पे आपको 10 की जगह पे 20 20 20 20 करना होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्या हुई, दिक्कत वाली बात हुई। या फिर हर जगह जहां पे आपका A है वहां पे आपको A का एड्रेस क्या है 100, तो आपका पहले एड्रेस क्या था, A का पहले एड्रेस था 0 0 0। तो अब आपको पूरे प्रोग्राम में जहां जहां था वहां वहां आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना होगा इस एड्रेस से। तो ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, वेस्टेज हो रही है इसमें। तो इसको हम इफिशिएंटली मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस A को
यहाँ ना स्टोर, यहाँ पे a को डायरेक्टली 20 स्टोर ना करके अगर हम यहाँ पे स्टोर करते इसको तो क्या होता, तो इस a का एड्रेस क्या है 0100, तो मतलब पूरे प्रोग्राम में a का एड्रेस क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में a का एड्रेस अभी यही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे स्टोर किया, तो इसका एड्रेस है मान लो 1010, तो यहाँ पे हमने स्टोर किया 1010, ठीक है। अब अगर आपको चेंज करना हुआ, मान लो आपको ये 20 को चेंज करना है किससे, 40 से, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, ये 20 अभी ये हमारा जो ए है इस 20 को पॉइंट कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट में क्या होगा, ये वैल्यू अपडेट नहीं होती, जावा स्क्रिप्ट में हमारी यहाँ पे हम बनाएंगे नया 40, ठीक है, और इस 40 की लोकेशन हुई फॉर एग्जाम्पल 1100, तो अब आप देखोगे कि हमें हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमको चेंज करना है इसकी वैल्यू, तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा और पूरे प्रोग्राम में हमारा एड्रेस जो है वो 0100 ही रहेगा a का, इसमें हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा एक इफिशिएंट तरीका हो गया कि हमने कैसे मेमोरी को मैनेज किया, इफिशिएंटली मैनेज करा। तो इससे हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होगी, टाइम कम लगेगा, मेमोरी बच गई, हमें बार बार जाके रिप्लेस नहीं करना पड़ा, पूरे प्रोग्राम में हमें बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ा, अब हमें सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ा, वो है ए के अंदर जो हमें एड्रेस को चेंज करना था वो वाली चीज बस हमको चेंज करनी पड़ी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को और इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे मेमोरी को इफिशिएंटली मैनेज किया। तो इस तरीके से हमारा इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे ये वाली चीज तो मैंने ऊपर ही बता दी है, तो बस इतना ही, मेरे अकॉर्डिंग इतना पढ़ना काफी इनफ है। आप इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा, वैसे तो चांसेस कम रहते हैं, बट आप इन डेप्थ उनको एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ कंसेप्चुअली तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, लेकिन हमारे जो न्यू मॉडर्न इंजन्स हैं उनमें मेमोरी को इफिशिएंटली यूज करने के लिए इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारी मेमोरी क्या हुई, इफिशिएंटली यूज हुई। ये पूरा आप कंसेप्ट बता सकते हो। एक्चुअल में इस तरीके से स्टोर होता है हमारा कोई भी डेटा हो, चाहे वो प्रिमिटिव हो नॉन प्रिमिटिव हो। अगर यहाँ पे हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो जैसे अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए जैसे A 10 B 20 C सैम, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का नाम है मान लो यूजर, तो यूजर आपने यहाँ पे लिया, यूजर इज इक्वल टू इसका एड्रेस आपका जो भी हो, मान लो इसका एड्रेस है आपका 1011, यहाँ पे 1011। इस तरीके से आपका क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम नोट्स को देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो हमारा V8 इंजन के बारे में हमने पढ़ा, मॉडर्न में हमारे मॉडर्न जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन रहता है उसमें किस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, हमने स्टैक भी देखा उसमें, तो स्टैक जो रहता है वो ऑर्गेनाइज्ड रीजन होता है। हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट में हीप जो होता है वो हमारा नॉन ऑर्गेनाइज होता है, मतलब उसमें हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, लेकिन हम इसको ये जो रहता है चेंज कर सकते हैं यहाँ पे हम हमारी साइज को, मतलब अगर हम जैसे सैम को हमने सैम ई किया था ना, तो उसमें स्टैक में दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे हमारी दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीजें हम यहाँ पे समझ गए। तो इसीलिए हम जो हमारे नॉन प्रिमिटिव है उनको कहाँ पे, हीप में स्टोर करते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं V8 इंजन में। रियलिटी में कंसेप्चुअली तो हम बोल देते हैं कि वो स्टैक में स्टोर होते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये होता है कि सारे जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो स्टैक में स्टोर नहीं होते, सिर्फ स्टैक का रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ दिक्कत भी होती है, मतलब कुछ अलग तरीके से स्टोर होते हैं। जैसे हमारे जो नॉर्मल छोटे इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे 31 बिट के जो इंटीजर्स रहते हैं वो हमारे डायरेक्टली स्टैक्स में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा जो नंबर रहता है जैसे जो बिग इंट में स्टोर होती है वो चीजें हमारी क्या होती हैं, वो हमारी स्टोर होती हैं डायरेक्टली हमारे हीप में। जैसे आपने यहाँ पे ये चीज देख ली। फिर इसके बाद आपने हीप में देखा, हीप में एनी नंबर जो हमारा स्मॉल नहीं है, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर भी हो गए या कोई बड़ा इंटीजर नंबर
वो सारे हमारे हीप में स्टोर होंगे। ठीक है, ये चीज अब हमने समझ ली। अब जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर डेटा को स्टोर होता है, ये हमेशा हीप में स्टोर होता है। जो मैंने बताया था ना आपको, स्ट्रिंग हमेशा हमारा हीप में स्टोर होता है इंटरनली अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ जो रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती, और स्टैक जो रहता है वो हमारा फिक्स्ड साइज का रहता है, तो उसके लिए वो सूटेबल नहीं होता। तो इसीलिए आप क्या, स्टैक क्या होल्ड करता है, स्टैक स्ट्रिंग का पॉइंटर को स्टोर करता है। हमने देखा था ना यहाँ पे स्टैक जो है वो हमारा पॉइंटर को स्टोर कर रहा था। जैसे यहाँ पे हमारी सैम ये एक स्ट्रिंग थी, इसके पॉइंटर को हमारा कौन स्टोर कर रहा था, स्टैक स्टोर कर रहा था। फिर इसके बाद ये बुलियन, नल, ये सब भी हमारे सिंगलटन ऑब्जेक्ट बोला जाता है इनको, तो ये भी हमारे हीप में स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंबल और बिगिन, ये भी हमारे हीप में ही स्टोर होंगे। फिर इसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तो हमारे हीप में ही स्टोर होते हैं, और जो उनकी रेफरेंस है वो हमारी स्टैक में स्टोर होती है। यहाँ पे देख लो, स्टैक में हमारी रेफरेंस स्टोर होती है, मतलब पॉइंटर स्टोर होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। जैसे यहाँ पे हमारा ये यूजर था, ये मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे इस तरीके से इनकी रेफरेंस स्टोर हुई कि इनका पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और वहां से हमारा ये हीप में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा फाइनल कंक्लूजन अगर हम देखें, जो नंबर हमारे स्मॉल इंटीजर हैं वो हमारे डायरेक्टली स्टैक में स्टोर हो जाते हैं। जो हमारे नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है और बड़े वाले इंटीजर हैं वो हमारे हीप में स्टोर होते हैं, और उनकी जो रेफरेंस रहती है वो हमारी स्टैक में स्टोर होती है। स्ट्रिंग हमारी हीप में स्टोर होती है, उनकी जो रेफरेंस रहती है, मतलब पॉइंटर जो रहता है वो हमारा स्टैक में यूज होता है, स्टोर होता है। सेम बुलियन, नल और अनडिफाइंड, ये हमारे सिंगलटन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, हीप में स्टोर होते हैं, और इनका जो पॉइंटर रहता है वो स्टैक में स्टोर होता है। सिमिलरली ये दोनों है, तो आपका इनका जो रहता है वो स्टोर हीप में होंगे, लेकिन पॉइंटर हमारा स्टैक में होगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज इंटरनली कहाँ पे स्टोर होती है और ऐसा क्यों करते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हम हमारे मेमोरी मैनेजमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं फिर एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।